नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कड़ाके की शीतलहर की ठंड पर नववर्ष का उत्साह पड़ा भारी। प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी जिला भर के विभिन्न मंदिरों पर दिखी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। पिकनिक मनाने कई स्पॉट पर पहुंचे मधुबनी जिला भर से लोग। शीतलहर से बचाव को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था करने के दिए कड़े निर्देश। कड़ाके की ठंड शीतलहर ने आम जनजीवन पर लगाया ब्रेक। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घने कोहरे का यातायात पर भी देखा गया असर। बाजार में लिखे छिटपुट लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित संभाजी नगर के पास दास्ताने फैक्ट्री में लगी आग में बाबूबरही व लदनिया प्रखंड के 4 मजदूरों की झुलसकर हुई दर्दनाक मौत। मधुबनी के सदर एसडीओ अश्विनी कुमार प्रशिक्षु आईएएस पार्थ गुप्ता ने नववर्ष के अवसर पर कंबल व राशन कार्ड का किया वितरण। रेखा थाना क्षेत्र के खरौआ गांव से पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई, भेजा जेल। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के आशीष अमन पहुंचे बाल गृह, बालिका गृह व विशिष्ट दत्तक गृह। बच्चों के बीच मिठाइयां बांटकर दी नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष के दिन जयनगर अनुमंडल के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अलावा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लटका हुआ मिला ताला। रेखा के नाजिरपुर पंचायत के श्रीचंद्रपुर गांव में कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ने छोटे बच्चों के बीच बांटे कॉपी, किताब, पेंसिल। दर्जनों लोगों के बीच कंबल का किया वितरण। झंझारपुर में सर्व जातीय समाज की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव पर की गई विचार विमर्श। भारतीय जनता पार्टी के नेता विद्यासागर मंडल को झंझारपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाने पर तैयार की गई रणनीति। स्वच्छता का दावा करने वाली रेलवे के अधिकारी की खुल रही स्वच्छता की पोल। जयनगर से देश के विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के शौचालय में सजाकर रखी जा रही पीने योग्य पानी की बोतलें। और कलवाही थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव के वार्ड नंबर 13 में गहराता जा रहा जमीनी विवाद। कभी भी हो सकती है हिंसक घटना। द न्यूज खबरें आप तक के आप तमाम दर्शकों को द न्यूज की पूरी टीम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष का असर मधुबनी जिला में जोड़ों पर दिखा। कड़ाके की शीतलहर के बीच भी नववर्ष पर लोगों का उत्साह चरम पर देखा गया। जिला भर के बड़े व छोटे मंदिरों में हजारों की भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। इसके अलावा लोग अपने परिवार, बच्चों के साथ पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने पहुंचे। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न मंदिर हो, बेनीपट्टी प्रखंड का उच्चैठ मंदिर हो, मधुबनी शहर स्टेशन रोड हनुमान मंदिर हो, गंगासागर तालाब के समीप काली मंदिर परिसर हो या राजनगर का राज परिसर हो, विभिन्न मंदिरों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखी गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों के नववर्ष का उत्साह ठंड पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। विभिन्न जगहों पर मेला जैसा नजारा देखने को मिला, जहां राजनगर के राज परिसर में खाने पीने से लेकर छोटी बड़ी दुकानें सजी थी, तो वहीं बेनीपट्टी के उच्चैठ मंदिरों में अहले सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी।
वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। मधुबनी जिले भर से लोग अपने परिवार मित्रों संग नव वर्ष में पिकनिक मनाने के लिए मधुबनी जिला भर के विभिन्न जगहों पर पहुंचे। बेनीपट्टी का उच्चैठ भगवती स्थान, मधुबनी शहर का काली मंदिर परिसर, चिल्ड्रन पार्क, कोतवाली चौक स्थित काली मंदिर और मधुबनी जिला के पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला राजनगर लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। 2024 के आगमन पर राजनगर के ऐतिहासिक राज परिसर में जिले भर से लोग अपने परिवार मित्रों संग पिकनिक व मेले का आनंद लेने पहुंचे। पिकनिक के साथ विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए और नव वर्ष पर मन्नतें मांगी। पूरे राज कैंपस में जगह जगह खाने पीने की चीजों सहित कपड़े, खिलौने की दुकानों पर सैलानियों की भीड़ थी। बच्चों के मनोरंजन के लिए कई झूले लगाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नौलखा पैलेस, काली मंदिर, कामाख्या मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, गिरिजा मंदिर, महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए देखी गई। हार कपा देने वाली ठंड में भी लोगों में नववर्ष को लेकर पूरी उत्साह व उमंग देखी गई। कई लोग अपने बच्चों व परिवार के साथ परिसर के अंदर बने सरोवर में नौका विहार का आनंद लेते हुए देखे गए। भारी भीड़ को देखते हुए राजनगर पुलिस के जवान सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह मौजूद थे। पुलिस की निगरानी सभी आने जाने वालों पर थी ताकि नववर्ष के अमन में कोई खलल न डाले। बड़े वाहनों, बाइक को परिसर के अंदर आने जाने पर रोक थी। डीजे व गाजे बाजे परिसर के अंदर ले जाने पर रोक थी। हमरो भेजिए गुप्ता बाबू। इसके अलावा मधुबनी जिला भर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में पूजा व अष्टजाम का आयोजन किया गया। शहर का काली मंदिर गंगासागर तालाब के समीप बड़े ही भव्य व आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहां लोगों की भीड़ भरी हुई थी। मधुबनी शहर के भगवती स्थान मंदिर के अलावे हरलाखी प्रखंड के विभिन्न मंदिर, बेनीपट्टी प्रखंड के उच्चैठ मंदिर समेत विभिन्न जगहों पर नव वर्ष को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मधुबनी प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगहों पर जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बेनीपट्टी के उच्चैठ मंदिर में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। लोग अपने परिवारजनों के साथ आकर पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। नववर्ष का उत्साह पूरे मधुबनी जिला में चरम पर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बढ़ती ठंड को देखते हुए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी प्रखंड व अंचल कार्यालय के अधिकारियों को विभिन्न सार्वजनिक व महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा शीत लहर से बचने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, बच्चों व बुजुर्गों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने एडवाइजरी जारी करते हुए मधुबनी जिला के तमाम जनता से जारी किए गए एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। आइए हम आपको डन न्यूज खबरें आप तक पर विस्तार से दिखाते हैं कि ठंड से बचने के लिए किन उपायों को अपनाना अत्यंत जरूरी है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों से अपील किया है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का जरूर पालन करें।
उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम अपना व अपनों को शीतलहर से बचाव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी का पालन कर इंसान, पेड़, पौधों और फसलों के साथ साथ पक्षी और पालतू जानवरों को भी शीतलहर से बचाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर सभी सीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का भी निर्देश दिया गया है। शीत से बचाव के लिए क्या करे और क्या ना करे की एडवाइजरी जारी की गई है। शीत घात से पहले स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीतलहर की संभावना है या नहीं। सर्दियों के लिए पर्याप्त कपड़ों का स्टॉक करें। कपड़ों की कई परतें अधिक सहायक होती है। आपातकालीन आपूर्ति जैसे भोजन, पानी, ईंधन, बैटरी, चार्जर, आपातकालीन प्रकाश और साधारण दवाएं तैयार रखें। घर में ठंडी हवा के प्रवेश रोकने के लिए दरवाजों तथा खिड़कियों को ठीक से बंद रखें। फ्लू, नाक बहना या भारी नाक या नाक बंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आम तौर पर ठंड में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इस तरह के लक्षणों से बचाव हेतु आवश्यक सावधानी बरतें और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर से परामर्श लें। शीतघात के दौरान मौसम की जानकारी तथा आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी का बारीकी से पालन करें एवं शासकीय एजेंसियों की सलाह के अनुसार कार्य करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश, बर्फ के संपर्क को रोकने के लिए कम यात्रा करें। एक परत वाले कपड़े की जगह ढीली फिटिंग वाले परतदार हल्के कपड़े, हवारोधी या सूती का बाहरी आवरण तथा गर्म ऊनी भीतरी कपड़े पहने। तंग कपड़े खून के बहाव को रोकते हैं, इनसे बचें। खुद को सूखा रखें। शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढकें। गीले कपड़े तुरंत बदलें। बिना उंगली वाले दस्ताने का प्रयोग करें। ये दस्ताने उंगलियों की गर्माहट बचाए रखने में मदद करते हैं। अपने फेफड़ों को बचाने के लिए मुंह तथा नाक ढक कर रखें। शरीर की गर्मी बचाए रखने के लिए टोपी या हैट, मफलर तथा आवरण युक्त एवं जलरोधी जूतों का प्रयोग करें। सिर को ढकें क्योंकि सिर के ऊपरी सतह से शरीर की गर्मी की हानि होती है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पिएं। इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। तेल, पेट्रोलियम, जेली या बॉडी क्रीम से नियमित रूप से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं तथा बच्चों का ध्यान रखें एवं ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहे। आवश्यकता अनुसार जरूरी सामग्री का भंडारण करें। जरूरी मात्रा में पानी भी रखें, पाइप में पानी जम सकता है। ऊर्जा बचाएं। आवश्यकता अनुसार रूम हीटर का उपयोग कमरे के अंदर ही करें। रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। कमरों को गर्म करने के लिए कोयले का प्रयोग न करें। अगर कोयले तथा लकड़ी को जलाना आवश्यक है तो उचित चिमनी का प्रयोग करें। बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती है जो किसी की जान भी ले सकती है। गैर औद्योगिक भवनों में गर्मी के बचाव के लिए गाइडलाइन अनुसार रोधन का उपयोग करें। ज्यादा समय तक ठंड के संपर्क में ना रहे। शीत में क्षतिग्रस्त हिस्सों की मालिश ना करें, यह त्वचा को और नुकसान पहुंचा सकता है। अचेता अवस्था में किसी को कोई तरल पदार्थ ना दे। शीतलहर के संपर्क में आने पर शीत से प्रभावित अंगों के लक्षण जैसे कि संवेदन शून्यता, नंबनेस, सफेद अथवा पीले पड़े हाथ एवं पैरों की उंगलियों, कान की लौ तथा नाक की ऊपरी सतह का ध्यान रखें। शीतलहर के अत्यधिक प्रभाव से त्वचा पीली, सख्त एवं संवेदन शून्य तथा लाल फफोले पड़ सकते हैं। यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसे गैंग्रीन भी कहा जाता है। यह अपरिवर्तनीय होती है, अतः शीतलहर के पहले लक्षण पर ही चिकित्सक की सलाह ले। तब तक अंगों को तत्काल गर्म करने का प्रयास करें। ज्यादा गर्मी से इन अंगों के जलने की संभावना होती है।
शीत से प्रभावित अंगों को गुनगुने पानी से इलाज करें। ध्यान रखें कि पानी गर्म ना हो। इसका तापमान इतना रखें कि यह शरीर के अन्य हिस्से के लिए आरामदायक हो। कपकपी को नजरअंदाज ना करें। यह शरीर से गर्मी के ह्रास का पहला संकेत है कि तत्काल गर्मी प्राप्त करने के लिए भवन के अंदर चले जाएं। प्रभावित व्यक्ति को गर्म स्थान पर ले जाएं तथा उनके गीले तथा ठंडे कपड़ों को बदलें। प्रभावित व्यक्ति को त्वचा से त्वचा मिलाकर कंबल, कपड़ों, तौलियों तथा चद्दरों की परतों द्वारा गर्म करें। उनको हीटर अथवा आग के आसपास रखें। उनको गर्म पेय पदार्थ दें जिससे शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद मिले। शीतलहर के प्रभाव से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शरीर में गर्मी के ह्रास से कपकपी, बोलने में दिक्कत, अनिद्रा, मांसपेशियों में अकड़न, सांस लेने में दिक्कत, निश्चेतन की अवस्था हो सकती है। हाइपोथर्मिया एक खतरनाक अवस्था है जिसमें तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है। शीतलहर या हाइपोथर्मिया से प्रभावित को तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान कराएं। कृषि संबंधित लोग शीतलहर और ठंड कोशिकाओं को भौतिक नुकसान पहुंचाती है जिससे कीट का आक्रमण तथा रोग होने से फसल बर्बाद हो सकती है। फसल के अंकुरण के दौरान शीतलहर से काफी भौतिक विघटन होता है। इसके बढ़ने से फसलों के अंकुरण, वृद्धि, पुष्पन तथा पैदावार पर असर पड़ता है। इसको सही करने के लिए विभिन्न उपाय हैं। बॉर्डिऑक्स मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर शीतघात के कारण रोग संक्रमण से बचाव करें। शीतलहर के बाद फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का उपयोग जड़ वृद्धि को सक्रिय करेगा और फसल को ठंड की घात से तेजी से उबरने में मदद करेगा। शीतलहर के दौरान प्रकाश और लगातार सतह सिंचाई प्रदान करें। पानी की सिंचाई से उत्पन्न विशिष्ट गर्मी पौधों को शीतघात से बचाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई से पौधों में शीतघात को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि पानी की बूंदों का संघनन आसपास में गर्मी छोड़ता है। शीतघात या तुषार प्रतिरोधी पौधों, फसलों, किस्मों की खेती करें। बारहमासी बगीचों के बीच अंतर्वर्तीय फसल उगाएं। सब्जियों की मिश्रित फसल अर्थात टमाटर, बैंगन को सरसों या मटर की तरह ऊंची फसल के साथ लगाने से ठंडी हवाओं के खिलाफ आवश्यक आश्रय प्रदान करेगा। पौधों के मुख्य तने के पास मिट्टी को काली या चमकीली प्लास्टिक सीट के साथ ढके। यह विकिरण अवशोषित कर मिट्टी को ठंडी में भी गर्म बनाए रखता है। प्लास्टिक उपलब्ध न होने की दशा में घास फूस, सरकंडे की घास या जैविक वस्तुओं से मिट्टी को ढककर फसलों को शीतघात से बचाया जा सकता है। हवा अवरोध या वात रोधक सुरक्षा पट्टी के लिए पौधारोपण हवा की गति को कम करके शीतघात के फसलों को बचाते हैं। बगीचे में धुआं करके भी फसलों को शीतघात से बचाया जा सकता है। शीतलहरों के दौरान जानवरों और पशुधन को जीविका के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। तापमान में अत्यधिक भिन्नता भैंसों या मवेशियों के प्रजनन दर को प्रभावित कर सकती है। ठंडी हवाओं के सीधे संपर्क से बचने के लिए रात के दौरान सभी पशु आवास को सभी दिशाओं से ढके। ठंड के दिनों में छोटे पशुओं को ढक कर रखें। दुधारू पशु व कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए अंदर रखें। पशुधन के आहार व खान पान में वृद्धि करें। उच्च गुणवत्ता वाले चारा या चारागाहों का उपयोग करें। वसा की खुराक प्रदान करें। आहार सेवन तथा उनके चबाने के व्यवहार का ध्यान रखें। जलवायु अनुरूप शेड का निर्माण करें जो सर्दियों के दौरान अधिकतम सूरज की रोशनी और गर्मियों के दौरान कम विकिरण की अनुमति देते हैं। इन स्थितियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त पशु नस्लों का चयन करें। सर्दियों के दौरान जानवरों के बैठने के लिए सूखे भूसे रखें। पालतू जानवरों, पशुधन को शीतलहर से बचाने के लिए भवन के अंदर रखें तथा उन्हें कंबल से ढकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 3 दिनों से पड़ रहे कड़ाके की ठंड व शीतलहर ने आम जनजीवन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहरी व ग्रामीण इलाकों में भी इसका पूरा असर देखा जा रहा है। जहां एक ओर ठंड का असर यातायात पर भी देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भी छिटपुट लोग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से कड़ाके की ठंड शीतलहर ने आम जनजीवन पर ब्रेक लगा दिया है। नववर्ष के दिन सोमवार को हवा के साथ शीतलहर ठंड से लोग घरों से काफी विलंब से निकले। ठंड को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अलाव का बंदोबस्त अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण लोग अपनी ओर से अलाव लगाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घने कोहरे का असर यातायात पर देखा गया।
कड़ाके की ठंड व शीतलहर के कारण लोगों का आना जाना कम हुआ है, जिससे बाजारों पर भी असर देखा गया। शहरी क्षेत्र में मिर्चाई पट्टी रोड में दुकानदारों के द्वारा ठंड से बचाव के लिए अलाव लगाकर ठंड से राहत ले रहे थे। लोगों ने बताया कि ठंड को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अलाव का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। बीते 3 दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड से बचाव के लिए वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। इस बाबत प्रभारी अंचलाधिकारी निशित नंदन ने बताया है कि 1-2 दिनों में अलाव का बंदोबस्त किया जाएगा। अब तक राशि आवंटित नहीं होने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के लिए एक मर्माहत खबर सामने आई है, जहां महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित संभाजी नगर के पास एक दास्ताने की फैक्ट्री में आग लग जाने से बाबूबरही व लदनिया प्रखंड के 4 मजदूरों की मौत आग में झुलसकर घटनास्थल पर ही दर्दनाक रूप से हो गई। गौरतलब है, इस बात का पता तब चला जब कंपनी के द्वारा बाबूबरही व लदनिया प्रखंड के मृतकों के घर आधार कार्ड के लिए फोन किया गया। जब परिजनों ने पूछा कि उनसे आधार कार्ड क्यों मांगा जा रहा है, तब उन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी। मौत की खबर सुनते ही पूरी तरफ चित्कार मच गया। गौरतलब है कि बाबूबरही के मृतक की पत्नी गर्भवती है और अस्पताल में भर्ती है। वह कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है, इसके कारण उसके पति की मौत की खबर उससे अब तक छुपाई गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आश्वासन की आस लगाकर रखी है। बहरहाल अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। वहीं मृतकों के शव को महाराष्ट्र में ही दफना दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित संभाजी नगर के पास बीते शनिवार की देर रात दास्ताने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस घटना में बाबूबरही व लदनिया प्रखंड के 4 मजदूरों की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक के आश्रितों के लिए सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में ग्रामीणों की मांग है। मृतकों की पहचान लदनिया प्रखंड के डलोखर गांव के 60 वर्षीय मोहम्मद मुस्ताक उर्फ भुल्ला, मोहम्मद एहरार का 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इकबाल, 33 वर्षीय मोहम्मद कौसर आजम तथा बाबूबरही प्रखंड के जमानिया टोल बरुआल के 40 वर्षीय मोहम्मद मरगूब के रूप में हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि महाराष्ट्र से फोन आया और आधार कार्ड मांगने लगे। जब हमने पूछा कि आधार कार्ड क्यों चाहिए, तब उन्होंने बताया कि जिस फैक्ट्री में मोहम्मद मुस्ताक उर्फ भुल्ला और मधुबनी जिले के 3 अन्य लोग काम करते थे, उस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 महीने पूर्व ही सभी लोग काम को लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित संभाजी नगर के पास दस्ताने बनाने की फैक्ट्री में परिवार के जीवन यापन के लिए उपार्जन के लिए गए थे। अचानक मौत की खबर सुनते ही चारों तरफ चित्कार होने लगा। रोने की आवाज सुन गांव के मृतक के घर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। छोटे भाई मोहम्मद मेहताब ने बताया कि मृतक मोहम्मद मगरूब की पत्नी गर्भवती है, अस्पताल में भर्ती है। कभी भी मृतक युवक की पत्नी बच्चे को जन्म दे सकती है और इस वजह से उसे अपने पति के मौत की जानकारी नहीं दी गई है। मृतक के आश्रित सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी भी कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के उपरांत महाराष्ट्र में ही दफना दिया गया। मालूम पड़ा हम लोगों को भी कि क्या तो कहते हैं मरगूब को कंपनी में आग लग गई है, जिनके जरिए उनकी मौत हो गई है। और हमारे बगल के गांव डलौखर है, वहाँ के भी 3 लोग हैं, मजदूरी कर रहे थे वहाँ, वो भी 3 लोग मर गए आग की वजह से, चपेट में आने की वजह से। आग लगा कैसे, ये आप लोगों को जानकारी है? ये अभी तक महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं की है कि किस कारण आग लगा है। जी अच्छा, महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा क्या आप लोगों को अभी तक कोई मुआवजा की राशि वगैरह दी गई? अभी तक कोई राशि का भी ऐलान नहीं किया गया है, न बिहार सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। रह गई कि बाबूबरही की प्रशासन या बाबूबरही की कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वहां से भी फैमिली या किसी भी परिजन को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है या किसी भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। हम ग्रामीण इस मांग करते हैं कि इस परिजन को कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले और परिजन जो है उसके बेटी के नाम से उसका इंश्योरेंस बने। जी बताइए, घटना जो घटी है महाराष्ट्र में
जो आग लगी दस्ताने की फैक्ट्री में। आप लोग को जानकारी कब मिली कि आपके परिजन की जो है इस हादसे में मौत हो गई है? हमारे जो परिजन मरगूब भाई वहाँ महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जो रहते थे, तो उस फैक्ट्री में लगभग 15 आदमी काम कर रहा था, जिसमें 2-3 आदमी बाहर वहाँ किसी आग का खिड़की के जरिया या छत के जरिया कूद करके निकला। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हम लोग को घर कॉल आता है कि जो मृतक मरगूब आलम है उसका आधार कार्ड भेजा जाए। तो हम लोगों ने सवाल किया कि भाई ये रात के 2 बजे आधार कार्ड क्यों भेजे? तो उसके बाद डार्क में हम लोग को रखा गया। सुबह में जाकर के क्लियर हुआ कि महताब आग के चपेट में आकर के उसकी मौत हो गई है। जी, इनके मतलब शादी कब हुई है, हो रखी है? आज से 6-7 साल पहले शादी हुई है। बच्चे? 2 बच्चे हैं और 1 बच्चे होने वाला है। उनकी पत्नी हॉस्पिटल में है जिनका ऑपरेशन होना है। उनको जानकारी है इस घटना की कि हम लोग उसको अभी जानकारी नहीं दिए हैं क्योंकि मंथली पूरा हो गया था 9 मंथ। क्योंकि अगर इस पीरियड में अगर उसको कुछ कहा जाए तो हमारी जो भाभी है उसके साथ भी कुछ घटना हो जाए, इसके वजह से हम लोग उसको नहीं बताएं। आप कौन हुए मृतक के? मृतक के हम भाई हुए, हमारे पड़ोसी है मरगूब भाई। मृतक कितने भाई हैं? मृतक 4 भाई है। 4 भाई है जी। मृतक कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर के भाई। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। जी सर। सबसे पहले सभी लोगों को आने वाले 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, सभी लोगों के बधाई। और आपकी तरफ से मैं सभी मधुबनी वासियों को भी 9 वर्ष की बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। इस वार्ड के हम अपने मतदाता मालिक को 1 जनवरी के शुभकामना देते हुए अच्छे ढंग से 1 जनवरी मनाए और लगे कि 1 साल बहुत अच्छे ढंग से हमारा मतदाता मालिक शुभ करके ईश्वर के नाम लेकर के मनाएंगे और हमारा जिला बहुत अच्छा ढंग से रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मुन्ना, भारतीय जनता पार्टी जिला का मीडिया प्रभारी, मधुबनी जिला वासी सहित बिहार वासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं और ईश्वर से आपके सुख समृद्धि प्रगति लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नए साल के आगमन को लेकर मधुबनी जिला वासियों की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि सभी जो भी यहां के पब्लिक हैं, जो भी लोग हैं, शांतिपूर्वक नए साल का मनावे और शांति ढंग से गुजरे। मैं सीरज कुमार यादव, न्यू मॉडर्न कोचिंग सेंटर्स एवं न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आप सभी जिला वासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं मधुबनी वासियों से अपील करता हूं कि यह नव वर्ष आप सभी शांतिपूर्ण माहौल से बनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं ऋषिकेश कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज महाराजगंज मधुबनी की ओर से आप सभी जिलावासियों को नव वर्ष की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। नए साल की मंगलमय हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। मैं मुनिंद्र कुमार फंडा फिजिक्स महाराजगंज के तरफ से सभी मधुबनी वासियों के नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। नई विश्वास, नई कामना,
नई सच्चाई, नई एहसास, मेरी आस्था, मेरा विश्वास। अभी तो हुई है नए वर्ष की शुरुआत। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। नववर्ष के अवसर पर लोगों के बीच राशन कार्ड व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व प्रशिक्षु IAS पार्थ गुप्ता के द्वारा लोगों के बीच राशन कार्ड व कंबल का वितरण किया गया। नववर्ष के अवसर पर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार और प्रशिक्षु IAS पार्थ गुप्ता के द्वारा
कंबल व राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने सोनी देवी, ममता देवी, सुहन, दुखिया, राम सुंदरी, दिलारी, असमत, रेहाना, रहमत अंसारी, दुर्गानंद दास, अकालू दास, श्यामा देवी, फजहत प्रवीण समेत कई लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इसके अलावा उनके बीच राशन कार्ड का भी वितरण किया गया। नववर्ष के मौके पर कंबल व राशन कार्ड पाकर लोगों के चेहरे भी खुशी से दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेखा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के खरुआ गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि उसके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने खरुआ गांव से विशेश्वर पासवान को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रेखा थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के खड़ुआ गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी की पहचान खड़ुआ गांव निवासी रामेश्वर दास के पुत्र विशेश्वर दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेखा के थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार वारंटी न्यायालय से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर खरुआ गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार वारंटी को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नववर्ष के मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निर्देशक आशीष अमन मधुबनी के बाल गृह, बालिका गृह एवं विशिष्ट दत्तक गृह पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनके बीच मिठाइयां बांटते हुए उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निर्देशक आशीष अमन ने 1 जनवरी नववर्ष के अवसर पर मधुबनी के बाल गृह, बालिका गृह व विशिष्ट दत्तक गृह पहुंचे, जहां उन्होंने वहां पहुंचकर बच्चों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। नववर्ष के दिन भी जयनगर अनुमंडल सह प्रखंड कार्यालय समेत जयनगर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मी का अभाव देखा गया। इतना ही नहीं, कई कार्यालयों में तो ताला लटका हुआ दिन के 1:30 बजे तक पाया गया। जब इस पर बातचीत की गई तो बताया गया कि कर्मियों को इस बात का यकीन था कि नववर्ष के दिन लोगों का आना कम होगा, इसलिए कार्यालय में कर्मी का अभाव पाया गया। हालांकि जब स्थानीय लोगों से इस पर जानकारी लेने की कोशिश की गई तो स्थानीय लोगों ने बताया कि न केवल नववर्ष बल्कि आम दिनों में भी इसी प्रकार अधिकारी व कर्मी काफी देर से आते हैं, तो कई दिन कर्मियों के बाहर यूं ही गेट पर ताला लटका हुआ पाया जाता है। नववर्ष को लेकर सोमवार को जयनगर अनुमंडल प्रखंड सह अंचल कार्यालय के अलावे अन्य सरकारी विभागों के कार्यालयों में कर्मियों का अभाव देखने को मिला, तो कई विभागों में ताला लटका पाया गया। नए साल को लेकर कई सरकारी कार्यालयों में लोगों के नहीं आने के यकीन पर कई कार्यालयों में कर्मी का अभाव देखा गया। प्रखंड कार्यालय के समीप बाल विकास परियोजना कार्यालय में समय लगभग 1:30 पर भी ताला लगा पाया गया। कार्यालय में सीडीपीओ कक्ष, कार्यालय, लिपिक कार्यालय एवं भंडार कक्ष पर ताला लगा पाया गया। इस कार्यालय में सीडीपीओ के अलावा एलएस, लिपिक व अन्य कर्मी कार्यरत है। एक कर्मी ने मोबाइल पर बताया कि चंदन नामक कर्मी के घर में कोई अप्रिय घटना घट जाने के कारण कार्यालय नहीं आया है। कार्यालय के समीप मौजूद व्यक्तियों ने बताया कि नववर्ष ही नहीं, नववर्ष के अलावे अन्य दिनों में भी अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति कार्यालय में कम देखी जा रही है। हालांकि इस संदर्भ में जब सीडीपीओ रीता रानी के सरकारी मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम, हम प्रदीप कुमार झा, अरेर डिजिटल निवासी, वर्तमान जनता दल यू प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी, अरेर डिजिटल हाउस, अरेर गैस एजेंसी, सब परिवार के तरफ से अपने समस्त मिथिलावासी के नया साल मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं डॉक्टर राम राम जोशना आरोग्य निकेतन प्राइवेट लिमिटेड बेनीपट्टी सभी प्रखंड वासियों एवं जिला वासियों को मेरे तरफ से 2024 के नए वर्ष के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। नववर्ष के मौके पर रहिका प्रखंड के नाजरपुर पंचायत के श्री चंद्रपुर गांव में कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल व किताब का वितरण किया गया। इसके अलावा बुजुर्गों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। 1 जनवरी को कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा रेहका प्रखंड के नाजरपुर पंचायत के श्री चंद्रपुर गांव में सैकड़ों छोटे छोटे छात्र छात्राओं के बीच कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा कॉपी, किताब, पेंसिल वितरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश पासवान के द्वारा किया गया। इस दौरान दर्जनों वृद्ध पुरुष महिलाओं को कड़ाके की इस ठंड में कंबल वितरण भी किया गया। कंबल वितरण नाम चंद्र पासवान, विशेष अतिथि अजीत पासवान, पूर्व मुखिया सह जिला संयोजक बहुजन मुक्ति पार्टी एवं संस्था के प्रदेश संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधीर कुमार बबलू के हाथों किया गया। पूर्व मुखिया अजीत पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश पासवान ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य है वंचित वर्ग के गरीब गुरबों के छात्र छात्राओं को मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए और संस्था के द्वारा सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कानून सम्मत अधिकार दिलाना। उन्होंने बताया कि कई महिलाओं समेत दर्जनों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं कॉपी, कंबल, पेंसिल वितरण से बच्चों के बीच भी खुशी का माहौल देखा गया। आज आप लोग क्या वितरण किए हैं, थोड़ा डिटेल में जानकारी दीजिए। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं छोटा सोशल वर्कर RC पासवान। आज अभी जो मौजूद है कौन सा गांव है?
श्री चंद्रपुर। तो आज इस प्रोग्राम में क्या हुआ था, जानकारी बताइए। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन जो है अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा जो बच्चों को वितरण किया गया है, क्या कॉपी किताब, माताजी को कम्बल, जो शोषित वंचित वर्ग है उन बच्चों के विकास के लिए एजुकेशन हेतु आगे ग्रसित होतु जो उनको मिले शिक्षा, इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। पासवान जी, गार्जियन मुख्य अतिथि रामचंद्र पासवान जी, जो दिल्ली से चलकर हमारे ट्रस्ट के मुख्य आज के जो अतिथि हैं, हमारे गार्जियन बड़े भाई अजीत पासवान जी, मुखिया जी, और ये हमारी ट्रस्ट कबीर अम्बेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट शिक्षा स्वास्थ्य की एक विशेष मुहिम, एक वर्क विशेष कर रही है। जो हमारे समाज में जब शिक्षा होगा तभी बदलाव होगा, समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इसीलिए हम सब पूरे अग्रसर हैं, सभी गार्जियन के सपोर्ट से, तमाम ग्रामवासी के सपोर्ट से, पूरा देश, राज्य, वार्ड स्तर तक हम लोग अपने समाज और सभी समाज के साथ मिलकर काम करने का एक निर्णय लिया हूँ, जो हमारे समाज में स्वास्थ्य के बगैर कोई कठिनाई न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा से लेकर निम्न शिक्षा तक के हर संभव हम लोग मदद करने चला हूँ। और आपका डेन न्यूज का भाई फिरोज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए यहाँ हर संभव आ जाते हैं। मेरा परिचय है। बताइए क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में। आज मैं नव वर्ष 2024 के शुभ अवसर पर कबीर अंबेडकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नरेश पासवान, हम अपने गांव श्री चंद्रपुर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक वर्ग में पढ़ रहे हैं उन लोगों को कॉपी और किताब, पेंसिल ये वितरण किए। जो बड़े बूढ़े माताजी हैं उनको हमने कम्बल वितरण किए हैं। आज के दिन मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मैं मान रहा हूं कि हमारे पंचायत में आज तक कभी ये सब नहीं हुआ। मैं इस गांव में आया हूं तो इस कार्य करने का कबीर अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा ये कार्य करने का काम कर रहा हूं। कॉपी पेन वितरण करने से आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं यही दर्शाना चाहता हूं कि हमारे गांव में जो बच्चे लोग शिक्षा से जो वंचित हैं वो लोग बैठ के पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, शिक्षित हो, यही मेरा शुभकामना है बच्चों का। अपना परिचय दीजिए। मैं नरेश पासवान, कबीर अम्बेडकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले आज भीमा कोरे गांव के 206 विजय दिवस के अवसर पर मैं कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष भाई नरेश कुमार जी को एवं बबलू जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज 2024 का नूतन वर्ष का प्रारंभ हो गई है और ये जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जो शोषित पीड़ित समाज से SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के बच्चे लोग हैं उनको प्राथमिक विद्यालय या प्रारंभिक विद्यालय से जुड़ने के लिए संस्था के द्वारा कॉपी, पेंसिल, कटर, किताब की व्यवस्था की गई है और मुख्य अतिथि रामचंद्र पासवान जी के द्वारा इसका वितरण किया गया है। इसमें मैं इस श्रीचंद्रपुर नाजीपुर का एक बस्ती है उसमें आकर मैं आज फूला नहीं समा रहा हूँ, बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और इससे बेटर मेरे लिए एक सोशल वर्कर के लिए नया साल का उपहार नहीं हो सकता है। मैं कोटि कोटि इनको धन्यवाद देता हूँ। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजीत पासवान है, ग्राम पोस्ट चतरा, थाना अरेर, भाया बेनीपट्टी, जिला मधुबनी। मैं 2006 से लेकर दिसंबर 2021 तक 3 टर्म मुखिया रहा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झंझारपुर में सर्व जातीय समूह की एक बैठक हुई।
इस बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता विद्यासागर मंडल को झंझारपुर लोकसभा से आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित कई लोगों ने यह बताया कि वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इस बात का आग्रह करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता विद्यासागर मंडल को उम्मीदवार के तौर पर उतारे। झंझारपुर में सर्व जातीय समाज की बैठक हुई, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेता विद्यासागर मंडल पहुंचे। इस बैठक में सभी ने अपने विचार रखे। खुटौना से पहुंचे घूरन मंडल ने कहा कि झंझारपुर लोकसभा के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने आग्रह किया कि इस बार विद्यासागर मंडल को झंझारपुर से उम्मीदवार बनाए। फूल बाबू झा ने कहा कि वह विद्यासागर का समर्थन करते हैं। अंधराठारी से आए रामाशीष मंडल ने कहा कि वह सिर्फ विद्यासागर का समर्थन ही नहीं करते हैं, बल्कि पूरी तरह से उनके साथ है। लदनिया से आए रविंद्र कुमार, तमुरिया से आई दुर्गावती मिश्रा, रेणु देवी, शोभा देवी समेत कई महिलाओं ने बताया कि अगर विद्यासागर को टिकट मिलता है तो समाज की सभी समस्या खत्म हो जाएगी। बाबूबरही से आए गोविंद कुमार ने कहा कि सभी वार्ड सदस्य उनके साथ है। झंझारपुर से डॉक्टर मोहन प्रसाद ने कहा कि वह लोगों का इलाज कर रहे हैं और वह विद्यासागर को पिछले 6 महीनों से जानते हैं। उनके टिकट मिलने से क्षेत्र में सभी गरीब गुरबा न सिर्फ खुश होंगे बल्कि सभी का सपना पूरा होगा। बिसौल से आए सरपंच अजय कुमार समेत कई लोगों ने उनके समर्थन में अपनी बातें रखी। वहीं विद्यासागर मंडल ने कहा कि अब तक समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों की सिर्फ बात होती थी, लेकिन अब आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद सबके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इनको टिकट मिलना ही मिलना चाहिए। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 ऐसा हो झंझारपुर का एमपी कैसा हो विद्यासागर जैसा हो। ये हम लोग हम अंधराठारी प्रखंड के मदना पंचायत है, उस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष हैं। अभी फिलहाल जो है किसान मोर्चा के बीजेपी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से तो बहुत आए और गए और अति पिछड़ा में जो है अभी हमारे लाइफ जो नौजवान के रूप में जो हम संसद भवन के दिशा निर्देश सारे आदमी सारे और मजबूती से यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर क्यों आए हैं, किस तरह जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कौन से पंचायत से आप? क्या कहना चाहते हैं आप? हम विद्यासागर भैया के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। तो हम जो थोड़ा इनको जानते हैं हम लोग को पता है कि टिकट मिला है। अच्छा, इनको टिकट मिल जाए सभी महिलाओं का आपकी है किससे बात कहना चाहती है? अगर सभी महिलाएं कहना चाहती है तो एक बार हाथ उठा दीजिए। हाथ उठा तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी समाज से भी आदमी मौजूद है जो यहाँ पर लगातार कुछ मांग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लगातार सभी पार्टी की बीजेपी की तरफ से टिकट चलो ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। स्वच्छता का दावा करने वाले रेलवे के अधिकारियों की ऐसी बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको आपके कानों पर विश्वास नहीं होगा।
लेकिन यह आंखों देखा हाल है। हम बात कर रहे हैं जयनगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों का निकलना जो देश के विभिन्न जगहों पर पहुंचती है। जयनगर रेलवे स्टेशन से निकलने वाली विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों के शौचालय में पीने वाले पानी को सजा कर रखा जाता है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां जयनगर रेलवे स्टेशन से निकलने वाली समस्तीपुर रेल मंडल में समस्तीपुर व दरभंगा दो जगहों पर पानी को लेकर IRCTC बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा अन्य जगहों से कम दामों पर पानी का उठाव किया जाता है। हालांकि इस बाबत जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है तो स्टेशन अधीक्षक को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। स्वच्छता का दावा करने वाले रेलवे के अधिकारी स्वच्छता के प्रति गंभीर नहीं है। जयनगर से देश के विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के पेटिकार कर्मी द्वारा रेल यात्रियों को पीने योग्य पानी के बोतल के डिब्बे के शौचालय पर सजा कर रखी जा रही है। सोमवार को जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के SLR कोच के गार्ड केबिन में बने शौचालय में पेटिकार कर्मी के द्वारा यात्रियों में बिक्री करने वाले पानी के बोतल को रखा जा रहा था। रेलवे सूत्रों के अनुसार जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस व जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस के पेंटिकार कर्मी द्वारा यात्रियों में पानी बिक्री के लिए रेल नीर के अलावे अन्य कंपनियों के पानी की बोतल लोड की जाती है। प्रतिदिन लगभग 50 से 100 पेटी पानी का कार्टून लोड किया जाता है। करीब 600 से 1000 तक बोतल को लोड किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि ट्रेन में सिर्फ रेल नीर कंपनी के पानी का बोतल बिक्री करना है, लेकिन पेटिकार कर्मी के द्वारा रेल नीर के बदले अन्य कंपनी के पानी की सस्ते दामों पर खरीदारी कर रेल यात्रियों के बीच बिक्री की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अधीन रेल नीर पानी के बोतलों की आपूर्ति के लिए समस्तीपुर व दरभंगा को IRCTC द्वारा अधिकृत किया गया। इस स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों के पेटिकार कर्मी द्वारा रेल नीर उठा सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर IRCTC के प्रबंधक प्रमोद कुमार ने बताया कि किसी भी पेटिकार में रेल नीर का लोड होगा और रेल यात्रियों को रेल नीर कंपनी का पानी ही बिक्री करना है। समस्तीपुर मंडल के अधीन दो स्टेशन समस्तीपुर और दरभंगा को रेल नीर के लिए अधिकृत किया गया है। इन दोनों स्टेशनों से ट्रेन गुजरती है। किसी अन्य कंपनी के पानी की बिक्री नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो RPF व स्टेशन अधीक्षक को कार्रवाई करनी है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव के वार्ड 13 में चल रहा जमीनी विवाद दिन ब दिन और गहराता चला जा रहा है। गौरतलब है कि आवेदन करने वाले लोगों का कहना है कि अगर अभी भी इस जमीनी विवाद को नहीं सुलझाया गया तो कभी भी बड़ी अनहोनी हिंसक घटना हो सकती है। हालांकि इस बाबत स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस के सामने ही विपक्षियों के द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने पर उतारू हो गए थे, जिसके बाद पुलिस वापस लौट आई। कलवाही के थानाध्यक्ष ने बताया है कि दोनों पक्षों को अपने अपने जमीनों के कागजात को लेकर थाना पर बुलाया गया है। कागजातों के मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव भरतपट्टी के वार्ड नंबर 13 में जमीनी विवाद गहराता ही चला जा रहा है, जो कभी भी हिंसक झड़प में बदल सकता है। गांव भरतपट्टी के वार्ड नंबर 13 में लाल सिंह, विमल सिंह, किशोर सिंह, मोहन सिंह और कैलाश सिंह का पुश्तैनी जमीन है, जिस जमीन को गांव के ही कई लोग जोर जबरदस्ती से कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस जमीनी विवाद का आवेदन कलवाही के अंचलाधिकारी एवं कलवाही के थानाध्यक्ष को दे चुके हैं। इस जमीनी विवाद का मधुबनी पुलिस कप्तान व मधुबनी के जिला अधिकारी को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी यह विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लाल सिंह ने बताया कि उनका घर कालिकापुर पंचायत के गांव भरतपट्टी के वार्ड नंबर 12 में है और उनका पुश्तैनी जमीन वार्ड नंबर 13 में है। गांव के ही हीरा यादव, शोधन यादव व उनके परिवार के लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है, जिस जमीनी विवाद का आवेदन देने के बाद रविवार को कलवाही पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक गोरखराम अपने दल बल के साथ विवादित जमीन पर पहुंचे थे और उसी क्रम में विपक्षी लोगों ने जमीन मालिक के साथ गाली गलौज व हाथापाई पर उतर आए।
जिससे कलवाही पुलिस के पदाधिकारी बिना कोई फैसला किए थाना वापस आ गई। जमीन मालिक ने बताया कि इस जमीनी विवाद को अगर जल्द नहीं सुलझाया गया तो यहां कभी भी बड़ी हिंसक झड़प हो सकती है। कलवाही पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक गोरखराम द्वारा जमीनी विवाद के जांच करने के क्रम में दोनों पक्ष के लोगों को थाना पर आकर जमीन का कागज दिखाने को कहा गया है। पुलिस अवर निरीक्षक गोरखराम ने बताया कि दोनों पक्षों के जमीन के कागजात देखने के बाद आगे जमीनी विवाद को सुलझाया जा सकेगा। क्या मामला है आप लोगों के साथ? मामला है सर, हमारे लोग का जमीन है, वो जमीन 2-3 साल से वहाँ पड़ता रहता था। हमारा भाई सब दिल्ली रहता है, हम अकेले घर पर रहते हैं। ये लोग जो है सो हमारा जमीन ढठा उठा गाड़ के दखल करना चाहता है। कौन दखल कर लिया? हीरा यादव से ढंग यादव। ये जमीन किनका है? जमीन मेरा है, हम 4 भाई हैं जी। क्या चारों भाई का नाम क्या है? विमल सिंह, लाल सिंह, विमल सिंह, मोहन सिंह, कैलाश सिंह। तो इस पर केस चल रहा है क्या? हाँ, केस चल रहा है। 4 नोटिस आया है, नोटिस पर एक बार भी नहीं जाता है कोर्ट में। हाँ। और यहाँ घर पर दादागिरी दिखा के ये लोग जमीन दखल पोजीशन में लाना चाहते हैं, ढठा उठा गाड़ दिया। कितनों दिनों से विवाद चल रहा है? लगभग साल भर के लगभग चल रहा है विवाद। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लाल सिंह है जी। घर भरत पट्टी, मौजे कैलकापुर। 2 बार कहे हैं, प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जो जैसे लग रहा है कि काफी मोटा से मोटा पैसा खाया हो, इस तरह आता है। कभी आता भी है तो किसी 3rd क्लास को भेज देता है, जिससे कुछ न होना जो ना उसके सामने तक का भी संभावना हो गया। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और यहाँ से सीधा चुपचाप भाग गया, 1 मिनट के अंदर ही चला गया। अभी कलवाही पुलिस आया था जी, अभी कलवाही पुलिस आया था। उन्होंने कुछ नहीं, उसके सामने लाठी बांस उखाड़ करके उन लोग आक्रमण किया है, प्रहार करने का कोशिश किया है और चुपचाप यहाँ से मुंह मोड़ के चला गया। इसका मतलब है कि वो पैसा खाया हुआ है इसलिए। और जिस पुलिस को आना चाहिए अधिकारी को, कोई भी स्ट्रांग अधिकारी कलवाही थाना के अंदर नहीं है जो इसका रिस्पांस ले, इसका एक्शन ले, इसका कोई सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करे। कोई भी इस तरह का आदमी नहीं है। क्या नाम हुआ? सीओ को भी पैसा दिया हुआ है ना? पहले वाला सीओ तो पहले वाला था, अब तो सीओ साहब बदली हो गए हैं दूसरे। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है सर। मेरी पैतृक संपत्ति है। घर कहाँ हुआ? घर भरतपट्टी, कालिकापुर पंचायत में, भरतपट्टी 13 नंबर वार्ड में। जना पूछे क्या आप लोग क्या जमीनी विवाद चल रहा है? हमारा जमीन है, काफी पुश्ते से हमारा ये जमीन आ रहा है संपत्ति, और ये लोग जबरदस्ती यादव सब जो है दबंगगिरी के साथ कैप्चर कर रहा है। थाना में बोल के हम लोग थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और उसको खरीद लिया है। क्या किया है पता नहीं चल रहा हम लोगों को। हमारा भाई अकेले घर पे रहता है, हम लोग दिल्ली रहते हैं और हमारे भाई को धमकी देता है मारपीट करने का, जो जमीन पे आएगा तो मार के फेंक दूंगा। अभी भी लाठीचोर है इसका। और अभी पुलिस आया था फॉर्मेलिटी के लिए, उसके सामने भी हम लोगों को धक्का धुक्की दिया है, गाली गलौज कर रहा है। हम हो जाओ थाना से पदाधिकारी आए थे? जी सर, अभी कुछ पदाधिकारी आए थे, 2-3 आदमी, लेकिन वो स्ट्रांग पदाधिकारी नहीं लग रहे थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम शायद गोरखराम था सर। अच्छा। कंफर्म तो नहीं, लेकिन गोरखराम शायद लगता है कि उनका नाम है गोरखराम। तो क्या कहे यहाँ आए हैं, उनको दिखाए हैं स्थिति का अवलोकन कहे हैं करने के लिए। चल के देखिए सर, स्पॉट पर गए और वो लोग टूट पड़ा और वो इस तरह से गाली गलौज करते हुए आया है, जो तुरंत 1 मिनट के लिए भी ये नहीं रुके, तुरंत सीधा गाड़ी पकड़े बैठ गए। हम लोग पीछे दौड़ रहे हैं, सर रुकिए आपके सामने इस तरह का हो रहा है, तब भी नहीं कुछ एक्शन लिया। सीधे कहता है हम गोली चलाए हैं तोरा साथी, चल गया सर, यहाँ से सीधे चला गया। तो पुलिस का काम तो शांति व्यवस्था कायम करना है। लगा के गया है वो सर, पुलिस के सामने तो वही जाता है जो कमजोर होता है। तो हम कमजोर हैं इसलिए ना पुलिस का सहारा लिए। और जब पुलिस के सामने इस तरह का हाल है तब तो बताइए क्या होगा। तब तो हम लोगों को मरना ही लिखा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कैलाश सिंह हुआ। घर भरतपट्टी, मौजे कालिकापुर। क्या मामला है आप लोगों? जी सर, नमस्कार सर। मामला ये है कि हमारा ये पुश्तैनी पैतृक संपत्ति है यहाँ इस टोले के पास, जहाँ पर कुछ यादव लोग अतिक्रमण जबरदस्ती फ्री ऑफ कैप्चर करके जबरदस्ती करना चाहता है उस संपत्ति को, जिसका नाम है सीता यादव का लड़का है शोधन यादव और हीरा यादव। उसके
बाल बच्चे लोग जो है वो है उसके साथ। और उस जमीन को 1.5 वर्ष पहले से वो कैप्चर करके कहता है कि हम बंदोबस्ती करवाए हुए हैं। हमने अमानत करवाई तो अमानत के दौरान जहाँ अमीन निशान लगाया वहाँ तक का निशान दिया तो इसके आंगन के आसपास में चिन्ह पड़ा। नापी कब हुआ था? नापी हुआ था 1.5 साल पहले की बात है सर। 1 साल 1.5 साल, हाँ 1.5 साल पहले की बात है। उस दिन से वो जो है गांव में पंचायत का माहौल बनाया, पंचायत भी हुआ तो बोला ठीक है आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम लोग मान लेंगे। उसके बाद ही क्या किया तो 1 महीने का टाइम लिया कि हम भी अमानत करवाएंगे। अब अमानत के दौरान जो है अमानत नहीं करवा करके एक फर्जरी आदमी से मिल करके एक फर्जी बंदोबस्ती जीर मरीच बेचने वाला कागज 30-40 हजार 20 हजार में कहीं से ऊपर कर लिया। और उस दिन से उन्होंने दावा पेश कर दिया, दावा ठोक दिया कि यह मेरा संपत्ति है, यह मेरा है। और उसको कभी ढाट से घेरना, कभी बांस से घेरना, कभी काट काटना, कभी सफाई करना, कभी गोबर डालना, कभी मिट्टी डालना। इस और प्रशासन को जब सूचना मिला, अंचल अधिकारी को सूचना मिला, अंचल अधिकारी तहकीकात करने के बाद क्या किया तो उसको केस बढ़ाकर कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में चला गया तब कोर्ट का तारीख होता है तो कोर्ट के तारीख पर नहीं जाता है, नोटिस आता है तो नोटिस पर नहीं सुनवाई करता है। कानून को भी हाथ में ले लिया है, दबंगिरी का दावा है सिर्फ उसको, और दबंगिरी करते करते वो पूरे जमीन को कैप्चर कर लिया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार।